दोस्तों, संसदीय जो प्रक्रिया है उसे हम लोगों ने पढ़ा कल, और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संसद के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं संसद का गठन एवं संरचना के बारे में। भारतीय संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद की संरचना में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। संविधान के अनुच्छेद 80 तथा 81 राज्यसभा तथा लोकसभा का प्रावधान करती है। इसकी संरचना इस प्रकार है। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखें राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। हालांकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देता है। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगन करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। राज्यसभा को देखें तो यह राज्यों का परिषद है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 238 सदस्यों राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा के बारे में देखिए, ये लोगों का सदन है। लोकसभा जो है वो संसद का निचला सदन है। इसमें अधिकतम जो है 550 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 530 सदस्यों राज्यों से और 20 सदस्यों जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राज्यसभा एवं लोकसभा की वास्तविक स्थिति क्या है। राज्यसभा की वास्तविक स्थिति को देखें तो संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग होता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आनुपातिक पद्धति के और अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं, जैसा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ठीक है, द्वितीय सदन। ठीक है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए 2 सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। एक तरीका यह हो सकता है कि देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए, अर्थात द्वितीय सदन में ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को ज़्यादा और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, जैसा कि भारत और कनाडा में किया गया है। ठीक है, अमेरिका में द्वितीय सदन में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह सभी राज्यों में समानता स्थापित करता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। हमारी राज्यसभा के लिए इस अमेरिकी प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग तरीका अपनाया गया। संविधान की 4वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है। उन्हें दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, और इन 1/3 सीट के रूप में जानते हैं। इस व्यवस्था का लाभ यह है कि जब लोकसभा भंग होती है और चुनाव होते हैं, ठीक है, होने बाकी होते हैं, तब राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है और जरूरी मामले को निपटाया जा सकता है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होंगे। इनमें से 12 सदस्य जो है वह मनोनीत और शेष 234 सदस्य राज्य और 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे, जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से चुने जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या देखें तो 245 है। निर्वाचित सदस्यों के अलावा राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा की विशेष शक्तियों को देखें तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य राज्य के हितों का संरक्षण करना है, इसलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 249, यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राज्य सूची में शामिल किसी मामले के संबंध में संसद द्वारा कानून बनाना राष्ट्रीय हित में है, तो संसद संपूर्ण भारत या उसके किसी
भाग के लिए विधियाँ बना सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 312 में दिया है यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने का संकल्प घोषित कर दे तो संसद विधि द्वारा ऐसी सेवा का सृजन के लिए उपबंध कर सकता है। इन प्रावधानों से राज्यसभा की शक्ति बढ़ती है, लेकिन अनुभव के आधार पर तो यही लगता है कि राज्यसभा के सदस्य अपने राज्यों से अधिक अपने अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि राज्यसभा की प्रासंगिकता। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि राज्यसभा की क्या प्रासंगिकता है, तो उसमें हम लोग देखें राज्यों का प्रतिनिधित्व देख लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष चुनावों की प्रक्रिया भी भारतीय संसदीय प्रणाली में अपनी जगह रखती है, जहां राज्यसभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, यह राज्यों, लोगों और संसद के बीच एक वाहिका के रूप में कार्य करता है, जहां राज्यों को एक स्वतंत्र आवाज़ देकर विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को आगे बढ़ाता है। ठीक है, संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद है इसकी प्रासंगिकता में हम देखते हैं चेक एंड बैलेंस का सदन। ठीक है, चूँकि लोकसभा के निर्णय लोक लुभावनवादी हो सकते हैं और ये सदस्यों को सर्वोत्तम निर्णय के विपरीत जाने हेतु प्रवृत्त कर सकते हैं, राज्यसभा उस पर नियंत्रण और संतुलन रखती है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के विपरीत राज्यसभा सदस्यों को वंशानुगत सदस्यता अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, और देखें तो समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन संबंधी भूमिका। ठीक है, तो राज्यसभा कानूनों की गहन समीक्षा में मदद करती है, क्योंकि यह अधिकाधिक कार्यवाही जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले निचले सदन या लोकसभा को पूरकता प्रदान करती है। ठीक है, यह संशोधन एवं पुनर्विचार का प्रस्ताव कर लोकसभा द्वारा जल्दीबाजी में लाए गए और दोषपूर्ण एवं अनुत्तरदायी विधानों पर नियंत्रण का प्रयास करती है। यह छोटे और क्षेत्रीय दलों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक मंच भी प्रदान करती है। ठीक है, अस्थायी निकाय। ठीक है, लोकसभा के विपरीत राज्यसभा कभी भी गठित नहीं होती है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इससे एक निरंतरता सुनिश्चित होती है और सदन में नए एवं पुराने सदस्यों के संलयन का एक अवसर भी मिलता है। इस प्रकार की व्यवस्था को अतीत के साथ साथ वर्तमान मतों विचारों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने तथा सार्वजनिक नीति में निरंतरता बनाए रखने में मदद करने हेतु अभिकल्पित किया गया है। इसके अलावा दिया गया है सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देना। ये प्रासंगिकता के बारे में बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा के 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष की अवधि के लिए मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा की यह विशेषता इसे और भी अधिक लोकतांत्रिक एवं सहभागी बनाते हैं, क्योंकि इससे समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रख्यात लोग भारतीय राजनीति के उच्चतम सोपानों तक अपनी राह अपनाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने राज्यसभा की प्रासंगिकता को देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब लोकसभा की वास्तविक स्थिति को देखें। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है। इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए पूरे देश और विधानसभा चुनावों के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या और विधानसभा चुनावों के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव जो होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे के बराबर होता है। इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यह संख्या 1971 से चली आ रही है। संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम जो 550 अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी वो 550 होगी। 530 जो होगी वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। 20 सदस्य जो है वो संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्तमान में सदन की सदस्य संख्या 543 है। लोकसभा का कार्यकाल यदि इसे भंग न किया जाए, इसकी प्रथम बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 वर्ष का है। कोई दल व दलों का गठबंधन सरकार न बना सके अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दे तो लोकसभा को 5 वर्ष के पहले भी भंग किया जा सकता है। तथापि जब आपातकाल उद्घोषणा प्रचारणरत हो तो इस
अवधि को संसद द्वारा कानून पारित करके एक समय में अधिकाधिक 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है तथा उद्घोषणा के अप्रचालनरत होने के पश्चात किसी भी मामले में यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो हमने ये वास्तविक स्थिति देखी लोकसभा की। अब लोकसभा की जो विशेष शक्तियां हैं उसे देख लेते हैं। कुछ ऐसी शक्तियां जिसका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती है, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं और वही उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। अतः राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती है। ठीक है, राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। अतः संविधान ने राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियाँ नहीं दी है। संविधान द्वारा अपनाई गई, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति होती है। इस तर्क के अनुसार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण रखने की शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सामान्य और संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने तथा उपराष्ट्रपति को हटाने आदि के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियाँ हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों का तुलनात्मक स्थिति क्या है उसे हम लोग देखते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा और राज्यसभा 2 महत्वपूर्ण सदन हैं जिनकी अपनी अपनी भूमिकाएं और शक्तियां हैं। दोनों सदन की शक्तियों की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है। शक्तियों में समानता, ठीक है, कहाँ है? तो दोनों सदनों में साधारण विधेयकों को पेश किया जा सकता है और पारित किया जा सकता है। दूसरा है कि दोनों सदनों में संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है और पारित किया जा सकता है। तीसरा है दोनों सदनों में सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार है। चौथा है दोनों सदनों के सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये है शक्तियों में समानता। अब शक्तियों में अंतर क्या है? तो लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है और पारित किया जाता है, जबकि राज्यसभा में धन विधेयक पर केवल सुझाव दिए जा सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है जबकि राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा की शक्तियाँ राज्यसभा की तुलना में अधिक व्यापक होती है। ठीक है, अब हम लोग यह देख लें कि लोकसभा की शक्तियाँ और राज्यसभा की शक्तियाँ जो हैं वो क्या है, इसे देखें। तो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है यह लोकसभा। धन विधेयक और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। ठीक है, कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृत करती है। प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। संविधान में संशोधन करती है। ये सभी हम लोग लोकसभा की शक्तियों को पढ़ रहे हैं। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। ठीक है, समिति और आयोग को गठन करती है और उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती है। ठीक है, अब राज्यसभा की शक्तियों को देखें तो सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। प्रश्न पूछकर, संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी कर सकती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, यह संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के अधिकार दे सकती है। ठीक है, तो हमने लोकसभा की शक्तियों को पढ़ा और राज्यसभा की शक्तियों को भी हमने विस्तारपूर्वक पढ़ा। अब देख लेते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार एवं संसद की संप्रभुता संसदीय समिति। ठीक है, तो संसदीय विशेषाधिकार में देखें तो संसदीय विशेषाधिकार कुछ अधिकार और उन्मुक्तियां हैं जो संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों को प्राप्त होती है। भारत में संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 105 में किया गया है। ये विशेषाधिकार उन्हें स्वतंत्र और प्रभावी ढंग से अपने कार्यों का निर्वहन करने में मदद करती है। ठीक है, तो संसदीय विशेषाधिकारों का उद्देश्य क्या होता है? तो संसदीय विशेषाधिकारों का मुख्य उद्देश्य संसद को स्वतंत्र और प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाता है। ये विशेषाधिकार लोकतंत्र के लिए आवश्यक है क्योंकि वे संसद सदस्यों को बिना किसी डर या दबाव के अपने विचार
व्यक्त करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति देते हैं। ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार के प्रकार क्या है? तो प्रकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संसद सदस्यों को संसद में अपना विचार और मत व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है। उनके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तो एक तो यह हुआ। दूसरा है गिरफ्तारी से मुक्ति। संसद सत्र के दौरान और कुछ अन्य मामलों में संसद सदस्यों को गिरफ्तारी से मुक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। इसके बाद है गवाही से छूट। संसद सदस्यों को संसद की अनुमति के बिना किसी न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और एक और विशेष अधिकार दिया गया है कि सदन की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। संसद सदस्यों को सदन की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का अधिकार होता है। ठीक है। तो ये सभी विशेषाधिकार है, संसदीय विशेषाधिकार है। अब संसदीय विशेषाधिकार की सीमाएं कहाँ कहाँ हैं, तो इसे देखें। तो संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य सांसदों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाती है, लेकिन ये विशेषाधिकार असीमित नहीं है। उनकी कुछ सीमाएं हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। ठीक है। संवैधानिक सीमाएं कहाँ कहाँ हैं? अनुच्छेद 105 वाक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है, संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन है। अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन इस पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 122 न्यायालयों को संसदीय कार्यवाही की जांच करने से रोकता है, लेकिन यदि कोई सदस्य संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है। तो इन अनुच्छेदों के माध्यम से संवैधानिक सीमाएं हैं जो संसदीय विशेषाधिकार को सीमित करते हैं। ठीक है। कानूनी सीमाएं क्या है? तो विशेषाधिकारों का ये संवैधानिक सीमाएं थी। ठीक है। कानूनी सीमाओं को देखें तो विशेषाधिकार का हनन, यदि कोई सदस्य विशेषाधिकारों का हनन करता है तो उसे सदन द्वारा दंडित किया जा सकता है। ठीक है। न्यायिक समीक्षा देखें। हालांकि न्यायालय संसदीय कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे विशेषाधिकारों का दुरुपयोग के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ठीक है। सदन की प्रक्रिया और नियम। सदन के नियम, सदन के अपने नियम और प्रक्रियाएं विशेषाधिकारों के प्रयोग को सीमित कर सकती है। अध्यक्ष का विवेकाधिकार। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है और विशेषाधिकारों के प्रयोग पर नियंत्रण रख सकता है। ठीक है। नैतिक और व्यावहारिक सीमाएं। लोकहित। विशेषाधिकारों का प्रयोग लोकहित में होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभों के लिए। ठीक है। जिम्मेदारी। सांसदों को अपने विशेषाधिकारों का जिम्मेदारी से प्रयोग करना चाहिए और उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संसदीय विशेषाधिकारों की सीमाएं समय के साथ विकसित होती रहती है। न्यायपालिका, मीडिया और जनता की जागरूकता भी इन सीमाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। तो ये संसदीय विशेषाधिकारों की सीमाओं को हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संसदीय विशेषाधिकारों का महत्व क्या है। ठीक है। तो संसदीय विशेषाधिकार कुछ अधिकार और उन्मुक्तियां हैं जो संसद के सदनों और उसके सदस्यों को प्राप्त होती है ताकि वे अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके। इन विशेषाधिकारों का महत्व निम्न कारणों से है। पहला, स्वतंत्रता और प्रभावशीलता। ठीक है। तो संसदीय विशेषाधिकार सदस्यों को बिना किसी भय या दबाव के अपने विचार व्यक्त करने और अपने कर्तव्य का पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इससे वे अधिक प्रभावी ढंग से जनता के हितों का प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। ठीक है। दूसरा कि सदन की गरिमा और अधिकार। ये विशेषाधिकार संसद के सदस्यों की गरिमा और अधिकार को बनाए रखने में मदद करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि संसद अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के कर सके। ठीक है। इसके बाद है कार्यवाहियों की सुरक्षा। संसदीय विशेषाधिकार सदन की कार्यवाहियों को गोपनीय रखने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। इससे सदस्यों को बिना किसी चिंता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है। इसके बाद है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा। संसदीय विशेषाधिकार लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि संसद सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण
रख सके और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही निभा सके। ठीक है, तो हमने यह देखा संसदीय विशेषाधिकार। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं भारतीय संसद की संप्रभुता। ठीक है, संसदीय संप्रभुता का अर्थ है कि संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है और उसके पास कानून बनाने, बदलने या निरस्त करने की असीमित शक्तियां हैं। दूसरे शब्दों में संसद जो भी कानून बनाती है वह देश का सर्वोच्च कानून होता है और उसे किसी अन्य संस्था द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो संसदीय संप्रभुता की विशेषता को देखें तो कानून बनाने की असीमित शक्ति है। संसद किसी विषय पर कानून बना सकती है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो। ठीक है, कानूनों में बदलाव या निरसन, संसद अपने द्वारा बनाए गए कानून किसी भी कानून को बदल सकती है, निरस्त कर सकती है। ठीक है, और किसी अन्य संस्था द्वारा चुनौती नहीं। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को किसी अन्य संस्था जैसे कि न्यायपालिका या कार्यपालिका द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। भारतीय संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है, लेकिन इसकी संप्रभुता कुछ सीमाओं के अधीन है। इन सीमाओं को जानना जरूरी है ताकि भारतीय राजनीति और संवैधानिक व्यवस्था को हम लोग समझ सकें। ठीक है, तो संसदीय संप्रभुता की सीमाएं क्या है? तो दिया गया है संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, भारतीय संसद संप्रभु नहीं है क्योंकि यह संविधान के प्रावधानों के अधीन है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और संसद को इसका पालन करना अनिवार्य है। कोई भी कानून जो संविधान का उल्लंघन करता है उसे न्यायपालिका द्वारा रद्द किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है मौलिक अधिकार। संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार की रक्षा करना अनिवार्य है। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो इन अधिकारों का हनन करता हो। ठीक है, तीसरा न्यायिक समीक्षा। भारतीय न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार है। यदि कोई कानून संविधान के प्रावधानों के खिलाफ पाया जाता है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। ठीक है, इसके बाद है संघीय ढांचा। भारत एक संघीय देश है। ठीक है, जिसमें शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा किया गया है। संसद केवल उन्हीं विषयों पर कानून बना सकती है जो उसकी सूची में शामिल है। राज्यों के विषय पर कानून बनाने के लिए उन्हें राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ। भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करना संसद के लिए अनिवार्य है। ठीक है, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो इन संधियों का उल्लंघन करती हो। ठीक है, फिर लोक राय। संसद को कानून बनाते समय जनता के राय को भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है, इन सीमाओं के बावजूद संसदीय संप्रभुता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो लोकतंत्र के मजबूत करने में सहायता करते हैं। ठीक है, यह देश के लिए कानून बनाती है, सरकार की नीतियों पर नियंत्रण रखती है और जनता की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, संसदीय संप्रभुता एक जटिल अवधारणा है जिसके विभिन्न पहलू हैं। इन सीमाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे और देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करे। ठीक है, तो हमने संसदीय संप्रभुता के बारे में पढ़ा। अब हम लोग देख लेते हैं संसदीय समितियों के बारे में। ठीक है, संसदीय समितियां सांसदों से मिलकर बनने वाले वे समितियां हैं जो संसद के विशिष्ट कार्य को संपादित करते हैं। संसदीय समितियों को लघु संसद विधायिका भी कहा जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र में संसद के द्वारा किए जाने वाले अधिकांश कार्य संसदीय समितियों के द्वारा किए जाते हैं। संसद मूलतः बहस, वाद विवाद और नीति को स्वीकृति देने वाले मंच की भूमिका ही निभा पाते हैं। संसदीय समितियों के बढ़ते महत्व हेतु दो कारक उत्तरदायी है। पहला, संसद का विशाल आकार। ठीक है, दूसरा, संसद के पास तकनीकी और शैक्षणिक ज्ञान की कमी। इन दो कारणों से व्यवहार में संसद प्रभावशाली तरीके से कार्य कर नहीं पाती है और संसद के द्वारा किए जाने वाले अधिकांश कार्य संसदीय समितियों द्वारा किए जाते हैं, जिसके कारण संसदीय समितियों को लघु संसद या विधायिका कहा जाता है। ठीक है, संसदीय समितियों के प्रकार देखें तो पहला प्रकार है अस्थायी समिति, दूसरा है तदर्थ समिति। ठीक है, तदर्थ समिति में ही आते हैं प्रवर समिति और विशेष समिति। ठीक है, अस्थायी समिति क्या है? जिनका प्रतिवर्ष गठन होता है, उनका सदैव अस्तित्व होता है और इसी रूप में वह अस्थायी समिति होती है। उदाहरण के रूप में देखें लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक उपक्रम समिति, विशेषाधिकार समिति, प्राक्कलन समिति। ठीक है, ये है। तदर्थ समिति का अर्थ क्या है? जो समय समय पर बनाई जाती है, ये सदैव अस्तित्व में नहीं रहती है तथा कार्य समाप्ति के बाद भंग हो जाती है। जैसे प्रवर या चयन समिति, विधि निर्माण के उद्देश्य से गठित समिति। प्रवर समिति
कहलाती है। विशेष समिति क्या है? तो विधि निर्माण से अलग किसी अन्य कार्य हेतु गठित समिति को विशेष समिति कहा जाता है। संसदीय समितियों का गठन आनुपातिक आधार पर होता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा संसदीय समिति के सदस्य निर्वाचित होते हैं। कुछ संसदीय समितियों में अध्यक्ष सभापति के द्वारा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, संसदीय समितियों के बारे में देखें, टेबल फॉर्मेट में यहाँ दिया गया है। समितियों के नाम, उसके सदस्यों की संख्या, कार्यकाल और मनोनीत या निर्वाचित दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया है प्राक्कलन समिति। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, लोकसभा द्वारा जो है यह निर्वाचित होता है। ठीक है, लोक लेखा समिति, इसमें 22 मेंबर होते हैं, जिसमें कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है और दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, यानी कि प्राक्कलन समिति देखिए केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित होती है। इसी प्रकार से सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा समिति जो है, इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और दोनों सदनों द्वारा यह निर्वाचित होती है। जांच समितियों को देखें तो याचिका एवं विशेषाधिकार समितियां, आचार समितियां, ठीक है, जांच और नियंत्रण के लिए समितियां देखें तो सरकारी आश्वासन, अधीनस्थ विधान, सभापटल पर रखे गए पत्र, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, महिला सशक्तिकरण संबंधी समितियां, ठीक है, लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए सदन के दिन प्रतिदिन के कामकाज से संबंधित समितियां भी हैं। कार्य समिति, सलाहकार समिति, नियम समिति, निजी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों पर समिति, सदन की बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति, ये इसके लिए भी समिति है। ठीक है, हाउसकीपिंग समितियां या सेवा समितियां, सामान्य प्रयोजन समिति, सदन समिति, पुस्तकालय समिति, वेतन एवं भत्ते संबंधी संयुक्त समिति। ठीक है, विभागीय स्थायी समिति में देखें तो वाणिज्य, गृह मामले, संसाधन उद्योग आदि, मानव विकास संबंधी समिति। ठीक है, तो ये सब समितियां हैं जो कि संसदीय है। अब हम संसदीय समितियों के महत्व पर प्रकाश डालें तो इसमें क्या है कि विशेषज्ञ और विशेषज्ञता। संसदीय समिति संसद के उन सदस्यों से बनती है जिसके पास किसी विशेष क्षेत्र जैसे वित्त, विदेशी मामले या स्वास्थ्य में विशिष्ट विशेषज्ञता और ज्ञान होता है। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति ने सरोगेसी विधेयक का अध्ययन किया, जिसमें वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन परोपकारी सरोगेसी की अनुमति दी गई थी। ठीक है, जांच और संतुलन के लिए महत्व है। तो ये समितियां क्या करती है? सरकारी नीतियों की जांच करके और सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाकर कार्यपालिका की शक्ति पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, इसका अर्थ है कानूनों को मजबूत करना। पिछले कुछ वर्षों में इन समितियों ने संसद द्वारा पारित कानूनों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों की समिति ने कई संशोधनों का सुझाव दिया, जैसे भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड बढ़ाना और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कुछ परिभाषाओं को स्पष्ट करना। ठीक है, बजटीय निरीक्षण तो विभाग संबंधी अस्थायी समितियां, ठीक है, DRSC भी बजट की जांच करती है। सभी मंत्रालयों के व्यय का विस्तृत अनुमान DRCSS को जांच के लिए भेजा जाता है। ठीक है, आम सहमति बनाने का मंच है यह। ठीक है, तो समितियां राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने का एक मंच प्रदान करती है। समितियों की बंद कमरे में बैठक होती है, जिससे उसे मुद्दे पर खुलकर चर्चा करने और आम सहमति बनाने का अवसर मिलता है। ठीक है, जनसहभागिता, समितियां जनता और संगठन के सदस्यों को संसद से सीधे जुड़ने और विधायी प्रक्रिया में योगदान देने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है, तो हमने इसका महत्व देखा। अब अगला टॉपिक है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका एवं महत्व। ठीक है, तो लोकसभा में प्रतिपक्ष की भूमिका देखें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण पद है। यह पद सरकार और विपक्ष के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेता प्रतिपक्ष सरकार के नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करते हैं, विपक्ष का नेतृत्व करते हैं, वैकल्पिक नीतियाँ पेश करते हैं, जनता की आवाज़ उठाने और सदन की कार्यवाहियों में भाग लेते हैं। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष की कुछ प्रमुख भूमिका इस प्रकार है। ठीक है, पहला है कि सरकार की नीतियों की आलोचना करना।
नेता प्रतिपक्ष सरकार के नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करते हैं और उनमें कमियों को उजागर करते हुए सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाते हैं और उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं। दूसरा है विपक्ष का नेतृत्व करना। नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के सदस्यों को एकजुट करते हैं और उन्हें सरकार के खिलाफ एक मंच पर लाते हैं। वे विपक्ष को एक मजबूत और प्रभावी नेतृत्व प्रदान करते हैं। तीसरा है वैकल्पिक नीतियाँ पेश करना। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष सरकार की नीतियों के विकल्प के रूप में अपने पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम पेश करते हैं। वे जनता को सरकार की नीतियों के अलावा अन्य विकल्प भी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। चौथा है जनता की आवाज़ उठाना। नेता प्रतिपक्ष जनता की समस्याओं और मुद्दों को उठाते हैं और सरकार से उनके समाधान की मांग करते हैं। वे जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने और उनकी समस्याओं के समाधान करने में मदद करते हैं। ठीक है। सदन की कार्यवाही में भाग लेना। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष सदन की बहसों और चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। वे सदन की कार्यवाही को और अधिक प्रभावी बनाते हैं। ठीक है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का महत्व। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संसदीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पद सत्ताधारी दल के कार्यों पर नियंत्रण रखने और विपक्ष को एक मजबूत आवाज़ प्रदान करने में सहायता करता है। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाना। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को मजबूत करते हैं, सत्ताधारी दल को तानाशाह बनने से रोकते हैं। दूसरा है सरकार को जवाबदेह बनाना। नेता प्रतिपक्ष सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने और गलत काम करने से रोकते हैं। ठीक है, जनता के हितों की रक्षा करना। नेता प्रतिपक्ष जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं, उनके हितों की रक्षा करने में मदद करते हैं। ठीक है, और विपक्ष को एकजुट करना। नेता प्रतिपक्ष विपक्षी दलों को एकजुट करते हैं और उन्हें एक मजबूत ताकत बनाते हैं। ठीक है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पद विपक्ष को एक मजबूत आवाज़ प्रदान करता है और सरकार को जवाबदेह बनाने में सहायता करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका एवं महत्व को पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हमने विभिन्न समितियों के बारे में पढ़ी, संसदीय समितियों के बारे में। ठीक है, आगे हमने देखा भारतीय संसद की संप्रभुता के बारे में देखा। ठीक है, उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार इसका अध्ययन हमने किया। ठीक है, फिर लोकसभा की वास्तविक स्थिति, लोकसभा के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ा और राज्यसभा के बारे में भी विस्तारपूर्वक पढ़ा। ठीक है, और इसका तुलनात्मक अध्ययन भी किया। तो दोस्तों जो आज का अध्याय है यह यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।